बच्चों, आज के संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग व्याकरण निधि, संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि भाग 1 का यहाँ पर हम लोग दूसरा पाठ उसका अभ्यास कार्य करेंगे, जिसका नाम है वर्ण। तो यहाँ पर वर्ण पाठ को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था और इसमें जो है कुछ प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने पूरा कर लिया था और कुछ प्रश्न शेष रह गए थे। तो आज उन शेष प्रश्नों को पूरा करेंगे। इसमें हम लोगों ने किया था अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न था कि स्वर व व्यंजन पृथक कीजिए। तो स्वर व व्यंजन जो है वो अलग करना था और दूसरे प्रश्न में सही उच्चारण स्थान पर सही का चिन्ह तथा गलत उच्चारण स्थान पर गलत का निशान लगाना था। चिन्ह कहते हैं निशान को। और तीसरे प्रश्न में हम लोगों ने किया था कि निम्नलिखित का वर्ण विच्छेद कीजिए, यानी कि जो शब्द दिए गए हैं उनका स्वर व्यंजन जो है वो अलग करना था। और चौथे प्रश्न में वर्ण संयोजन करके शब्द बनाना था। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। और उसके बाद का जो प्रश्न था वह निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये हम लोग पांचवा प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वह है का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला दिया है खाली जगह है का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। और इसमें दो विकल्प दिए गए हैं, व्यंजन और स्वर। तो व्यंजन और स्वर दिए हैं, तो इसमें से जो स्वर होता है तो स्वर का उच्चारण जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है, इसलिए हम लोग खाली जगह में भरेंगे स्वर। तो पाठ 2 जो वर्ण है उसका हम लोग यहाँ पर पांचवा प्रश्न करेंगे। यहाँ पे वर्ण विचार है, ये पाठ का नाम है वर्ण विचार। और अभ्यास कार्य में हम लोग उत्तर 5 के क में भरेंगे स्वर भरेंगे, क्योंकि स्वर का जो है वो उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा स्वर। और ख है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के कैसे समूह को वर्णमाला कहते हैं? यहाँ पे 2 विकल्प दिया है, व्यवस्थित और अव्यवस्थित। तो यहाँ पर व्यवस्थित होगा, क्योंकि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्यवस्थित। व्यवस्थित, व्यवस्थित का अर्थ होता है कि जो सही ढंग से लिखा हो, एक क्रम में लिखा हो। ग है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यहाँ पे वर्ण और शब्द, ये 2 दिया हुआ है, वर्ण और शब्द। तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसीलिए हम लोग खाली जगह में भरेंगे वर्ण। और घ है स्वर के भेद हैं। स्वर के भेद हैं 3 और 4 2 विकल्प दिया है। एक में लिखा है 3 और एक में लिखा है 4। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पे स्वर के भेदों को लिखा गया है। तो स्वर जो है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 भेद होते हैं। तो ये 3 वाला विकल्प जो है वो सही उत्तर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, नंबर में लिखा हुआ है 3। और अब हम लोग यहाँ पे इसका पांचवें प्रश्न का यहाँ पर अंग वाला देखेंगे। इसमें लिखा है कि श, स, स, ह व्यंजन है। ये कैसे व्यंजन है? यहाँ पर स्पर्श व्यंजन है कि उष्ण व्यंजन, ऊष्म व्यंजन है।
तो ये जो है खाली जगह में आएगा ऊष्म व्यंजन। यहाँ पर आ जाएगा ऊष्म, ये श है, ऊष्म व्यंजन। तो खाली जगह में भरना है ऊष्म। अब है प्रश्न 6, निम्नलिखित को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे जो शब्द दिया है उसे शुद्ध करके लिखना है। इसमें क दिया हुआ है, मुनि, मुनि लिखा है, इसको शुद्ध करना है, अर्थात इसमें सही वर्तनी लगानी है, सही मात्रा लगाना है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर करेंगे उत्तर 6, और उत्तर 6 में हम लोग यहाँ पे क में लिखेंगे मुनि। जो शुद्ध शब्द बनेगा वो है मुनि, छोटी की मात्रा होती है और इसका उच्चारण थोड़ा जल्दी से करते हैं, मुनि। और यहाँ पे जो दूसरा ख में दिया है नदी, नदी लिखा है, तो नदी नहीं होता है, यहाँ पर नदी। छोटी यहाँ पे ह्रस्व ई का प्रयोग है जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, नदी। और यहाँ पे हमें दीर्घ ई का प्रयोग करना है, दीर्घ ई, तो नदी। यहाँ पे नदी इसका शुद्ध रूप होगा, नदी। और इसके बाद ग है भानु। यहाँ पर भानु, भानु दिया हुआ है और भानु शब्द होता है, भानु मतलब सूर्य होता है, भानु। और घ में है कवि, कवि लिखा है, तो यहाँ पे दीर्घ ई का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे ह्रस्व ई होगा, कवि, जिसका उच्चारण होगा कवि। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का निम्नलिखित को शुद्ध करके लिखो। तो इन शब्दों को शुद्ध करके यहाँ पर लिखा गया है। और अब है प्रश्न 7, परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे स्वर, व्यंजन और वर्णमाला, ये 3 की परिभाषा लिखनी है यहाँ पर, स्वर, व्यंजन और वर्णमाला। तो क है स्वर, तो इसमें जो है स्वर की परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पे हम लोग परिभाषा लिखेंगे और सभी बच्चे ये सारा कार्य जो है व्याकरण की पुस्तक में ही करेंगे, अलग से कोई भी कॉपी नहीं बनानी है इसके लिए। तो सभी जो है अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रश्न 7, उत्तर 7, और इसमें जो सबसे पहले लिखना है स्वर। तो स्वर लिखना है और ये क है, यहाँ पे हम लोग क हेडिंग डालेंगे। स्वर, तो स्वर वे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उसे स्वर, वो स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए दूसरे वे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए
दूसरे वर्ण की सहायता की दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता न हो, यानी कि इसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता न हो, स्वर कहलाते हैं। वे स्वर कहलाते हैं। तो ये है स्वर। जैसे कि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग क बोलते हैं, क तो उसमें अ स्वर है। हम लोग का बोलते हैं, उसमें आ स्वर है। की, इसमें दीर्घ ई स्वर है। तो इस तरह से यहाँ इसका उच्चारण करने के लिए, व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो अब यहाँ पे हम लोग दूसरा ख करेंगे, व्यंजन। व्यंजन, और व्यंजन में यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें जो है व्यंजन कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर तीसरा लिखेंगे। इसमें ग, और ग है वर्णमाला। और वर्णमाला जो है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये हो गया परिभाषा स्वर की, व्यंजन की और वर्णमाला की। तो इसे किताब में लिखना है। और अब इसके बाद हम लोग शब्द विचार पढ़ेंगे। और शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर शब्दों के जो भेद होते हैं, जो उनको वर्गों में विभाजित किया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी बच्चे इसे पूरा करेंगे। और अब हम लोग शुरू करते हैं शब्द विचार पर। शब्द विचार के अंतर्गत जो अभ्यास कार्य दिया है उसे भी पूरा करेंगे हम लोग। शब्द विचार। शब्द विचार में जो है
अश्व, मयूर, चटका ये शब्द हैं क्योंकि इन शब्दों का कुछ अर्थ है। यदि इन शब्दों में वर्णों का क्रम बदल दिया जाए तो ये शब्द नहीं रहेंगे। तो शब्द जो है वो वर्णों के सार्थक एवं क्रमिक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, हरि, पुस्तक आदि वर्णों के अर्थहीन मेल से जो शब्द बने हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो शब्द वही सार्थक है जिसका कि कोई अर्थ हो। तो इस तरह से वर्णों के सार्थक एवं क्रमिक मेल को एक क्रम में वर्ण होना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाएगा। तो व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। प्रयोग के आधार पर शब्द को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर पूरे 6 वर्ग हैं और उन 6 वर्गों में जो है उसको विभाजित किया गया है। जैसे कि पहला संज्ञावाचक शब्द है, तो संज्ञावाचक शब्द, दूसरा सर्वनाम शब्द, तीसरा विशेषण शब्द और चौथा संख्यावाचक शब्द, पांचवा क्रियापद और छठा अव्यय। संज्ञावाचक शब्द जो इसमें पहला वर्ग है, जो इसका विभाजन किया गया है शब्द का, तो इसमें जो पहला है वो प्रयोग के आधार पर है ये सब। तो संज्ञावाचक शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द संज्ञावाचक शब्द कहलाते हैं। इनमें कुछ स्वरांत होते हैं और कुछ व्यंजनांत। जैसे देव, मुनि स्वरांत हैं और राजन, विद्वस व्यंजनांत हैं। जिसके अंत में व्यंजन होता है वह व्यंजनांत कहलाता है शब्द, और जिसके अंत में स्वर होता है वह स्वरांत कहलाता है। तो इस तरह से शब्द अलग अलग होते हैं। अब दूसरा है सर्वनाम शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तत्, यत् आदि। तो संज्ञा के स्थान पर जैसे कि हम लोग नाम न लेके हम लोग ये न बोलें कि मोहन, उसकी जगह पे बोले वह, तो वह जो है वो सर्वनाम हो गया और संस्कृत में उसके लिए सह का प्रयोग किया जाता है। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इनका लिंग व वचन विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे उन्नतः, पर्वतः, शोभनः, छात्रः। चौथा है संज्ञावाचक शब्द। गणना करने योग्य पदार्थों, वस्तुओं की गिनती बताने वाले शब्द संख्यावाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे एक, द्वि, त्रि आदि। पांचवा है क्रियापद। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रियापद कहते हैं। जैसे लिखति, लिखता है, चलति, चलता है। क्रियापदों का निर्माण धातुओं से होता है। लिखति में लिख धातु तथा चलति में चल धातु है। तो इस तरह से क्रियापद जो बनते हैं वो जो है मूल धातुओं से बनते हैं और इन मूल धातुओं में जैसे लिखति में लिख धातु और कुछ परिवर्तनीय धातुएं होती हैं और कुछ अपरिवर्तनीय धातुएं होती हैं। अब है यहाँ पर परिवर्तनीय धातु कहने से मतलब है कि ऐसे मूल शब्द जो क्रियापद बनाने पर परिवर्तित हो जाते हैं वो परिवर्तनीय होते हैं और अपरिवर्तनीय जो परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे कि पठ धातु से बना है पठति, ये क्रियापद है लट लकार प्रथम पुरुष का, और इसी के साथ गम का अर्थ, गम का रूप बनता है गच्छति। तो यहाँ पे गम जो है वो बदल के गच्छति हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्रियापद बनाए जाते हैं और उसमें जो धातुएं होती हैं कुछ बदल जाती हैं और कुछ नहीं बदलती हैं। अब यहाँ पे 6 वाला अव्यय।
तीनों लिंगों तथा तीनों वचनों में जिनका समान रूप से प्रयोग होता है, अर्थात जो सदा अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे सदा, वृथा, उच्चैः आदि। इन सब का विस्तृत अध्ययन अगले अध्यायों में हम लोग करेंगे। अब यहाँ अभ्यास कार्य हम लोग देखेंगे। अभ्यास कार्य में जो दिया हुआ है वह है पहला, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द, जैसा कि अभी बताया गया था, सब शब्दों के जो है वर्णों के सार्थक एवं क्रमिक जो है मेल को शब्द कहते हैं। जो समूह होता है शब्द जो है वो वर्णों से बनता है। जैसे कि महल, इसमें म, ह और ल इन वर्णों का प्रयोग हुआ है और उसमें स्वर और व्यंजन दोनों हैं। तो ये एक क्रम में लगे हैं। महल, इसमें कोई भी क्रम अगर आगे पीछे कर दिया जाए या अलग कर दिया जाए तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो महल का एक अर्थ है, इसीलिए ये सार्थक शब्द कहलाता है। और इसमें अगर क्रम व्यवस्थित ना हो तो शब्दों का अर्थ नहीं निकलेगा और वो निरर्थक शब्द हो जाएगा, सार्थक नहीं रहेगा। तो इसमें हम लोग पहला प्रश्न करते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द जो है वर्णों के सार्थिक एवं क्रमिक मेल को शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न उत्तर 1, यहाँ पे अभ्यास कार्य हेडिंग डाल देते हैं। अभ्यास कार्य, उत्तर 1 है, शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक एवं क्रमिक मेल को शब्द कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर शब्दों के सार्थक एवं क्रमिक मेल को शब्द कहते हैं और वर्णों के अर्थहीन मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। तो व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। अब यहाँ पर है प्रश्न 2, निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। इसमें पहला दिया है संज्ञावाचक शब्द, दूसरा दिया है संख्यावाचक शब्द, तीसरा है क्रियापद और चौथा है अव्यय। तो यहाँ पर इन सभी से संबंधित जो है वो शब्दों का उदाहरण देना है। और इसमें जो संज्ञावाचक शब्द होते हैं, जैसा कि पता है संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञावाचक शब्द जो है वो नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देव, बालक। तो यहाँ पर उत्तर 2, इसमें क है संज्ञावाचक शब्द। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संज्ञावाचक शब्द। और संज्ञावाचक शब्द का उदाहरण बहुत सारा है, जिसमें कि देव और मुनि, बालक भी मोहन भी लिख सकते हैं। और इसके बाद वृक्ष है, गजा है, अश्व है, ये सभी संज्ञावाचक शब्द हैं। और अब है ख, संख्यावाचक शब्द। संख्या मतलब नंबर, संख्यावाचक शब्द।
संख्यावाचक शब्द। इसमें हम लोग संख्या जैसे कि एकः द्वौ त्रयः एक त्रि चतुर पंच षट सप्त अष्ट और बाकी भी संख्याएं इसी में आती हैं। तो इसमें हम लोग पंच और अष्ट, दो खाली जगह है तो यहाँ पर दो संख्याओं का नाम लिखेंगे। और अब है यहाँ पे ग, और ग में हम लोग यहाँ पे करेंगे क्रियापद। तो क्रियापद में हम लोग लिख सकते हैं पठति, खादति, पठति, खादति। और घ है अव्यय। घ है अव्यय। अपि और एव, अपि और एव, अत्र, च, ये सारे जो है अव्यय होते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम लोग को दो अव्यय लिखना है, अपि और एव। ये हम लोग यहाँ पर अव्यय पद लिखे हैं। तो अव्यय जो है वो तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में जिनका समान रूप से प्रयोग होता है। तो अव्यय जो है वो तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में एक समान होते हैं और इनका जो है वो रूप नहीं बदलता है, ये इसी रूप में प्रयोग होते हैं। किसी दूसरे शब्द के साथ इनका वर्ण संयोग जो है संधि हो जाती है, लेकिन ये अपने आप में इसी तरह से प्रयोग होते हैं। तो अव्यय बहुत सारे हैं यहाँ पर, जैसे सदा, वृथा, उच्चैः आदि, ये सब अव्यय होते हैं। सर्वदा। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न 1 और 2 के अंतर्गत संज्ञावाचक शब्द, संख्यावाचक शब्द, क्रियापद और अव्यय ये पूरा किए। तो यहाँ हम लोग वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद, ये जो दो वर्णों को अलग करना और वर्णों को जोड़ना, अलग अलग वर्णों को जोड़ना जो है वो वर्ण संयोग कहलाता है और वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो वर्ण के अंतर्गत जो है शब्द को अलग करने पर उसमें शब्दों का क्रम जो है वो एक क्रम से ही इनका वर्ण विच्छेद किया जाता है। तो यहाँ पर संज्ञावाचक शब्द, इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने संज्ञावाचक शब्द और सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, संख्यावाचक शब्द, क्रियापद और अव्यय के बारे में जाने। तो अव्यय जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि अद्य, अद्य मतलब आज, अद्य का अर्थ होता है आज। शनैः, शनैः, जैसे शनैः, शनैः, ये भी अव्यय है। शनैः, शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे। शनैः, शनैः का अर्थ है धीरे धीरे। तो यहाँ पर जैसे कि अश्वः, यहाँ पे गजः, शनैः शनैः चलति, हाथी धीरे धीरे चलता है। गजः शनैः शनैः चलति, तो शनैः शनैः का अर्थ हो गया धीरे धीरे। और इसी तरह और भी अव्यय होते हैं, जैसे अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ है सब जगह। कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहाँ। और तत्र, तत्र का अर्थ है वहाँ। अपि, अपि हम लोग यहाँ पे अपि का अर्थ होता है भी, और एव मतलब ही। जैसे कि माता एव पचति, माता ही पकाती है। माता एव भोजनम पचति, माता भोजन पकाती है। तो इस तरह से यहाँ पर पचति का अर्थ है पचाना, और
उच्चैः, उच्चैः का अर्थ होता है जोर से, ऊंचे स्वर में। उच्चैः का अर्थ है जोर से, ऊंचे स्वर में। सिंहः उच्चैः गर्जति। तुष्णीम, तुष्णीम का अर्थ है चुपचाप। बालिका तुष्णीम तिष्ठति, लड़की चुपचाप बैठी है। बहिः का अर्थ होता है बाहर। श्वः मतलब आने वाला कल। ह्यः मतलब बीता हुआ कल। तीव्रम मतलब तेज। मिथ्या मतलब झूठ। ऊपरी मतलब ऊपर। कदा मतलब कब। यदा तदा जब तब। प्रातः सुबह। सदा हमेशा, और सायं शाम को। तो इस तरह से ये जो अव्यय होते हैं, यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि अव्यय जो है वो उनका प्रयोग तीनों लिंगों में एक समान होता है। ये अपना रूप नहीं बदलते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पाठ 3 शब्द विचार के बारे में हम लोगों ने जाना, इसके अभ्यास प्रश्न को पूरा किया। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।